हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के टॉपिक फंक्शन के बारे में। फंक्शन से पहले हम पढ़ चुके हैं, ये आपका क्लास 11 का सेकंड चैप्टर में से है, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा रिलेशन कि उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस थी, जिससे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट्स या कुछ उसमें से क्या कंडीशन लगाने से ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका जो सबसेट है वो एक रिलेशन फॉर्म हुआ। उसी तरीके से एक फंक्शन है, फंक्शन का रोल भी वहीं से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, ए क्रॉस बी, यानी कि पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स थे, उनमें से कुछ कंडीशन अगर थी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स में अगर कोई रिलेशन गिवन था तो उस केस में वो एक रिलेशन फॉर्म करता है आर, और उसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जैसे डिस्कस करेंगे फंक्शन कि फंक्शन है क्या, उसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट रियल वैल्यूड फंक्शन प्लस कुछ फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनके ग्राफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसे फंक्शन, हमारा टॉपिक फंक्शन क्या है। फंक्शन, ए फंक्शन एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कह सकते हैं, वेयर ईच एलिमेंट या फर्स्ट एवरी एलिमेंट एक्स रिलेटेड टू वाई एवरी एलिमेंट एक्स। रिलेशन में क्या था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ये कंडीशन नहीं थी कि सभी एलिमेंट्स उसके रिलेटेड हो, कि एक्स के ए जो एलिमेंट है उसके सारे एक्स ही वाई से रिलेटेड हो, किसी न किसी बी के एलिमेंट से। लेकिन फंक्शन क्या है, ए टू बी कोई फंक्शन कब होगा, जब उसके ए के सभी एलिमेंट्स बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, तब हम कहेंगे जो रिलेशन है वो फंक्शन बन जाएगा। रिलेशन से फंक्शन कब बनेगा, फिर से कि जो रिलेशन है उसमें था कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में कोई रिलेशन गिवन होगा, और फंक्शन में क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट्स यूनिक इमेज होगी बी में। एफ ए टू बी, या कह सकते हम एफ इज ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट, ये नॉन एम्प्टी कह सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, एफ ये जो फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं हम, ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, इफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, इफ every element of set A is related to a unique element of set B, कि A के हर एक एलिमेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A और यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। ए के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन होगा बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। इस यूनिक वर्ड का मीनिंग क्या होगा कि ए का ऐसा नहीं होगा कि ए के एक से ज्यादा एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स पे जा रहे होंगे, ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर इसके ए के एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेटेड होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। यूनिक मतलब क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट्स की उसमें एक ही इमेज होगी, ओनली एंड ओनली वन इमेज इन बी। For every element of set A have unique image in B, मतलब यूनिक एलिमेंट होगा, मतलब एक ही एलिमेंट होगा हर एक एलिमेंट का। यहाँ ये नहीं हो सकता कि A जो सेट है उसका कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो, ये नहीं होगा। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी, एक ही इमेज होगी, तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। एक बार चेक करना रहता है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है कि जो ए सेट है उसके सभी एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए बी के साथ, बी वाले एलिमेंट्स के साथ, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है, हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि वन की इमेज 2 भी है, वन की इमेज 3 भी है।
अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है, एक रिलेशन ही बन के रह जाएगा। तो इसमें डोमेन, हम एक बार थ्योरेटिकली बात करें, डोमेन क्या है? डोमेन इसमें ए रहेगी। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड है, ए के ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड होना चाहिए बी के साथ, तभी होगा। तो ऑल है तो ये डोमेन ए हो जाएगा। कोडोमेन क्लियर हमारे पास, कोडोमेन क्या होगी? बी होगी। डोमेन है ए, कोडोमेन बी। रेंज आपको पता है, रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ एफ। जैसे रिलेशन में चीज सेम वही चीज है। रेंज इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए के एलिमेंट्स की जो इमेज बी में आएगी उनकी कलेक्शन से जो बनेगी, जो सेट बनेगा, जो सेट फॉर्म होगा, वो रेंज है एफ की। तो एफ की रेंज क्या हुई? बी का सबसेट है। लेकिन जहां जहां पर सेट ए के एलिमेंट्स जा रहे हैं, जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड है ए के, सिर्फ उन्हीं की कलेक्शन हमें लेनी है, वो हमारे पास रेंज है एफ की। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट जो आएगी, आउटपुट इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन में एग्जांपल ऐसे दे रखा है f of x स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो x जो आ सकते हैं ये डोमेन होगा। जो इनपुट हो सकती है, इनपुट वो क्या है? एक तरीके से वो एलिमेंट्स की उनकी कलेक्शन जो भी होगी, कलेक्शन, वो हमारे पास डोमेन है। और इसकी आउटपुट जो जिसमें बिलोंग करेगी वो होगी कोडोमेन। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स है इनकी कलेक्शन, ये जिसमें बिलोंग करेगी वो कोडोमेन, और इसकी जो कलेक्शन है, यानी कि अगर जितनी भी जो डोमेन के एलिमेंट्स की इनपुट की जो आउटपुट आती जाएगी, इसकी यानी कि आउटपुट की जो कलेक्शन है उसको क्या कहेंगे हमें? वो रेंज है। वो क्या है? रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। तो क्लियर हुआ, जो इनपुट फंक्शन में आ सकती है वो डोमेन हो गए, उनकी कलेक्शन। जो आउटपुट आएगी उनकी कलेक्शन को रेंज कहेंगे, और आउटपुट जिस सेट में बिलोंग करेगी वो कोडोमेन होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, रेंज में सिर्फ वही होंगे जो रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगर एक पिक्चर से इसमें जाओ 1 2 3 4, यहाँ पे रखा है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ। 1 का रिलेटेड ए, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ई। तो इसको हम लिखना चाहे फंक्शन की फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to c, f of 3 is equal to d, और f of 4 is equal to e। एक फॉर्म ही है, यानी कि 1 2 3 4 ये क्या होगी? डोमेन। इसकी डोमेन की बात करेंगे, डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की? ये फंक्शन है ऐसे कोई, तो इसकी डोमेन क्या हुई? 1 2 3 4 ये डोमेन है। रेंज क्या है इसकी? रेंज केवल आउटपुट की कलेक्शन थी, तो रेंज हमारे पास क्या होगी? ए सी डी और ई, ये हमारे पास रेंज है। डोमेन 1 2 3 4। अब कोडोमेन क्या है? जिसमें ये बिलोंग करते हैं, ये पूरा हमारे पास जो सेट होगा भी, ये कोडोमेन। ठीक है, क्लियर। रेंज जो इनपुट आ सकती है, आउटपुट जो आएगी वो रेंज, आउटपुट जिसमें से है वो कोडोमेन। क्लियर तीनों चीजें। फंक्शन कब होगा? जब ए के सभी एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। यूनिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ थोड़ा और अगर इसी में और ऐड करें, अगर हमने 1 की इमेज टू बी भी है तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिकनेस जो है वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि 1 की ए की इमेज ए है अब तक। तो अगर 1 की इमेज बी भी हो, 1 रिलेटेड टू बी भी हो, तो ये फंक्शन नहीं होगा। और अगर यहाँ 5 लिखा है वो किसी से रिलेटेड नहीं है उधर, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। इसके हर एक एलिमेंट्स की रिलेशन होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में। बार बार कह रहे हैं यूनिक वर्ड और एवरी, दो चीजें याद रखनी है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन बी। अगर यहाँ 5 है, इमेज नहीं है, फंक्शन नहीं होगा। इसमें जितने एलिमेंट्स है सबका का वहां रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। जो फंक्शन है वो क्या है? जो ए टू बी कह रहे हैं, तो ए के एवरी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। जो डोमेन है वो क्या है? जो इनपुट आ सकती है फंक्शन में वो डोमेन है, जिस सेट में आउटपुट होगी वो कोडोमेन है। जो आउटपुट्स आएंगी यानी कि जिनके साथ रिलेशन है ए के एलिमेंट्स का, केवल वही एलिमेंट्स की कलेक्शन है। 1 की इमेज, 2 की, 3 की,
ए बी सी डी ये लिख सकते हैं। फंक्शन को लिखने का ऐसा तरीका भी है, एफ इज इक्वल टू जैसे हम रिलेशन को लिखते हैं 1 रिलेटेड ए, 2 रिलेटेड सी, 3 रिलेटेड डी एंड 4 रिलेटेड ई। ऐसे आपको भी दिया हो सकता है कि आपको चेक करोगे गिवन हो सकता है यहाँ लिखा हुआ आर चाहे गिवन रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, तो आपको चेक कर लेना है कि कहीं जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 बार तो नहीं आया इसमें। अगर इसमें लिख दिया हो 1 ई, यहाँ से क्लियर हो जाता है हमारे पास कि 1 की इमेज ए भी है और ई भी है। इट मींस क्या हुआ, ए के एलिमेंट की 2 इमेज होगी, यूनिकनेस कंडीशन नहीं है, उस केस में फंक्शन नहीं होगा। तब यहाँ से हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट की कलेक्शन 1 2 3 4। ये रिलेशन है, ये फंक्शन भी फॉर्म करता है क्योंकि ए अगर सेट हमारे पास लेते हैं हम 1 2 3 4 तो इसके सभी एलिमेंट्स की इमेज है 1 की 2 की 3 की एंड 4 की, यूनिकनेस कंडीशन होगी। सेकंड सभी की एक एक ही है, 1 की एक इमेज होगी, 3 की 4 की, और इसकी डोमेन यही होगी। रेंज क्या होगी ए सी डी ई, देखिए सेकंड एलिमेंट्स की कलेक्शन रेंज, फर्स्ट कलेक्शन डोमेन और सेकंड वाली कलेक्शन किसका सबसेट है, वो हमारे पास कोडोमेन है। ठीक है, ये तो गया इसका इंट्रो पार्ट। फंक्शन हमारे पास कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी डोमेन कैसे होती है और रेंज कैसे हम निकालेंगे। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ चीजें ऐसी जिसका ग्राफ बनाना आपको आता है कि इसको ग्राफ ड्रा कीजिए। सबसे पहले कोई एक ऐसा अब एक चीज है रियल वैल्यूड फंक्शन, ये पहले पता होना चाहिए आपको, रियल वैल्यूड फंक्शन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, जिसे पता है रियल वैल्यूड, जिस फंक्शन की आउटपुट या तो रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर आए, यानी हमारी जो रेंज है, इफ रेंज इक्वल टू रियल नंबर और रेंज इक्वल टू सबसेट ऑफ रियल नंबर, then given function is called real value। real value कब होगा, जो हमारी रेंज है, रेंज अब क्लियर है, मतलब आउटपुट्स जो आएगी उनकी कलेक्शन से रेंज बनती है। वो या तो हमारे पास इज इक्वल टू रियल लाइन पूरा हो और सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हो। ठीक है, उस केस में जो फंक्शन है उसको क्या कहेंगे हम, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास की जो सिलेबस में, वो रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में ही बात करेंगे कि हमारा जो भी फंक्शन होगा उसकी जो आउटपुट है वो रियल वैल्यू ही आनी चाहिए, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वही हमारे सिलेबस में है, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f of x। अब फंक्शन हमें गिवन है r to r, रियल नंबर टू रियल नंबर, वैल्यू दे रखी है f of x is equal to x, वैल्यू मान लेते हैं c दे रखी है, c belongs to r, c belongs to r। c क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, मतलब इनपुट हम कुछ भी करें आउटपुट c आ रही है। इनपुट कुछ भी करोगे आउटपुट अगर आपके पास फिक्स हो गई, इसका मतलब इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है, क्योंकि कई बार आता है ग्राफ होता है, एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी इनपुट ले आउटपुट फिक्स है। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा फंक्शन हुआ, जो भी इनपुट है एज इट इज आउटपुट आ जाए सेम। ये कौन सा हुआ, आइडेंटिटी तो होता है एज इट इज। ये क्या हुआ, इज इक्वल टू सी, ये क्या है, कांस्टेंट है। इस फंक्शन का नाम हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, मतलब कोई भी आउटपुट फिक्स है। आउटपुट क्या है, फिक्स आउटपुट है, एक तरीके से कांस्टेंट ही है क्योंकि इनपुट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। आइडेंटिटी क्या है, जो भी इनपुट है एज इट इज वापस आ जाएगा, जो भी इनपुट एज इट इज वापस। फंक्शन r टू r है, दो चीजें एक साथ की, f of x इक्वल टू कांस्टेंट है, तो जो भी इनपुट है उसके आउटपुट फिक्स आए, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है। जो भी इनपुट की x एज इट इज आउटपुट आए तो आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अगर इसकी ग्राफ की बात करें, ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है ये f of x के लिए इंडिकेट करते हैं, ये x एक्सिस, इसको y एक्सिस लिखते हैं ना। अगर मान लेते हैं x की वैल्यू 1 है, तब ये कांस्टेंट मान लेते हैं c आए, 2 है, c 3 पे भी, c माइनस पे भी, कोई भी वैल्यू ले लें,
वैल्यू जो आउटपुट सी आ रही है, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा f of x इक्वल टू सी की लाइन, इस पे जो भी x की वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन हो गया, ये x एक्सिस f of x लिख सकते हैं इसको, इसके अंदर क्या है, जो भी इनपुट आउटपुट एज इट इज आती जाएगी, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, जो भी इनपुट है एज इट इज वापस आए, जो भी इनपुट है अगर वही आउटपुट आती है, अब इसी तरह से समझेंगे, इनपुट 0 की 0, इनपुट 1 की आउटपुट 1, 2 इनपुट की आउटपुट 2, 3 है 3, -1 है इसकी -1 यहाँ होगी, -2 है इसकी -, यानी इस तरीके से ये जो ग्राफ आएगा इस तरीके से हमारे पास, ये किसका आइडेंटिटी फंक्शन का, आइडेंटिटी फंक्शन जो भी इनपुट है एज इट इज वापस आए। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, डिफाइन कांस्टेंट फंक्शन ड्राइव्स ग्राफ, तो f is a function from R to R such that f of x is equal to c, c belongs to R, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। डिफाइन आइडेंटिटी फंक्शन, f is a function from R to R such that f of x is equal to x, उस केस में फंक्शन की ये ग्राफ हो गया। ग्राफ कैसे ड्रा करना है, कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए, f of 0 लिखोगे 0, f of 1 लिखोगे 1, f of 2 2, f of 3, 3-4 पॉइंट आप लिख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है इस केस में, जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन ना हो तब हमें ज्यादा निकालना होगा, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे आगे। तो ये हमारे पास दो फंक्शन हो चुके हैं। उसके बाद है फंक्शन में 3 इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और स्टेप यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। एक वर्सिग्नम फंक्शन के नेम से है आपके पास, एक हमारे पास मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जो है वो क्या है, f of x इक्वल टू मॉडुलस x। फंक्शन डिफाइन कैसे करोगे, f इज सेम एज इट इज है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R such that वैल्यू f of x इज इक्वल टू मॉडुलस x। इस मॉडुलस का मीनिंग क्या है कि फंक्शन के अंदर कोई भी आउटपुट करोगे आप, उसने आउटपुट पॉजिटिव ही देनी है। आउटपुट कैसे आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो इसको डिफाइन करने का एक और तरीका क्या है, f of x इज इक्वल टू -x, अगर x नेगेटिव है 0 0 पर, और अगर x पॉजिटिव है तो x। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर नेगेटिव हमने -1 लिया है तो माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, 0 पर 0, पॉजिटिव कुछ भी है एज इट इज, यानी कि नेगेटिव अगर नंबर है तो उसका नेगेटिव वैल्यू ही आना है, उसका नेगेटिव नंबर का नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ना, जैसे -2 गए इस रेंज में आएगा आउटपुट। अगर यहाँ -2 लिखोगे इसमें आएगा -2 -2 +2। तो ये ब्रीफ में यही समझ लीजिए कि मॉडुलस फंक्शन में कोई भी आउटपुट हो, इनपुट तो आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा, कोई भी इनपुट आउटपुट हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ यही बनाना चाहिए। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये f of x या y एक्सिस कह सकते हो। x 0 पर 0 है, x 1 है तो आउटपुट 1, x 2 है आउटपुट 2, x -1 है तो भी आउटपुट 1, x -2 है तो भी 2, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में आउटपुट पॉजिटिव है। ये जो ग्राफ होगा इस तरीके से V टाइप का, ये मॉडुलस x का ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन फ्रॉम R to R such that f of x is equal to modulus x is called a modulus function। ग्राफ क्या होगा, इनपुट जो भी 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 एंड सो नेगेटिव में -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, इस तरीके से। तो ये ग्राफ जो बनेगा इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस x का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम दूसरा पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कौन सा फंक्शन है, f of x is equal to, इसका सिंबल है f is R to R। एक मिनट के लिए ब्रीफ करते हैं दोबारा चलता, क्योंकि अगर इन फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज निकालनी आ जाए तो क्या निकालोगे, इन्हीं फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करें हम
पहले तो दो फंक्शन होते हैं, इससे पहले आपने नोट किया हो तो हमने एक आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, एक कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है। अब पहले इनके बारे में पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करने से पहले। कांस्टेंट फंक्शन वो क्या था, f of x इक्वल टू c था, हमने लिखा था f जो है r2r। इस केस में डोमेन क्या थी, रेंज और कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन क्या है, जो इनपुट आ सकती है, इनपुट कहां से आ रही है, रियल नंबर। रेंज क्या है, इसमें आउटपुट क्या आ रही है, केवल c, केवल c ये आ रही है, एक ही एलिमेंट है सेट के फॉर्म में, ये रेंज है, ओनली वन है। कोडोमेन किसका सबसेट है, इस r। तो कांस्टेंट फंक्शन के केस में ये डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। और दूसरा फंक्शन पढ़ा हमने आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन के केस की बात करें, वो क्या था, f from r to r such that f of x is equal to x। जो इनपुट है आउटपुट आ रही है एज इट इज, तो इसकी डोमेन, रेंज, कोडोमेन सभी r है, क्योंकि इनपुट कोई भी r हो सकता है, r का एलिमेंट होगा, आउटपुट भी एज इट इज आनी है, किसका सबसेट है, r का। तो तीनों ही चीजें r है, रियल नंबर है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन तीनों इक्विवेलेंट है। अगर क्वेश्चन ऐसा ही आ जाएगा एमसीक्यू में, नेम द फंक्शन व्हिच डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल, या कोडोमेन r तो एक फंक्शन हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा उसकी एग्जांपल के लिए, कि आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी तीनों चीजें इक्वल आ रही है। अब हम बात करते हैं जो हमने बोर्ड में लिखा हुआ क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किया है, मॉडुलस फंक्शन। इसकी डोमेन, रेंज के बारे में बात करें, डोमेन को हम df लिखेंगे, डोमेन, रेंज ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। एक बार इसको COD, ठीक है, सिर्फ लिखने के लिए, समझने के लिए बार बार लिखना ना पड़े। ये डोमेन ऑफ f आपको कंप्लीट लिखना है, रेंज ऑफ और कोडोमेन ऑफ f। डोमेन क्या है, मतलब जो भी इनपुट आ सकती है। इनपुट क्या आ सकती है फंक्शन में, फंक्शन r2r है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं जिसके लिए आउटपुट नहीं है। देखो रियल लाइफ में हम कोई भी वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ रही है, तो डोमेन क्या होगी, r। रेंज क्या है, आउटपुट कैसे आ रही है, आउटपुट इस लाइन पे, इस लाइन पे ऊपर की तरफ ही आ रही है, नीचे तो नहीं आ रही, मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर ही आ रही है। हमने पहले ही बात की थी, जो हमारा ग्रेट ये जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, वो आउटपुट पॉजिटिव देता है। तो रेंज जो है 0 है तो या 0 से ऊपर है, नेगेटिव नहीं। तो इसको लिख सकते हो r प्लस लिख सकते हो, या इसको 0 टू इंफिनिटी लिख सकते हो। 0 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है, क्योंकि 0 का तो 0 है, और बाकी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई लोगे, ऊपर जा रहा है हमारे पास ग्राफ। तो रेंज इसकी 0 टू इन्फिनिटी होगी। कोडोमेन क्या है इसकी, कोडोमेन r सेकंड वाला, ये हमारे पास कोडोमेन फिक्स है। अब हम बात करते हैं हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट, ये इसी क्लोज ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग समझने के लिए पहले इसका ग्राफ समझना होगा, या फिर इसको मैं यहीं एलिब्रेट कर देता हूं। अगर हम कोई भी इंटीजर c बिलोंग्स टू z करता है, और जो x है वो c-1 से लेकर c तक है, यहाँ इंक्लूड है लोअर पॉइंट, आउटपुट c-1 आएगी, c से लेकर x c+1 तक है, तो आउटपुट इसकी c आएगी। इसका मीनिंग क्या है, अब मीनिंग बताते हैं। एक तरीके से डिफाइन करना हो तो ऐसे कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, दो इंटीजर के बारे बीच में, दो कंजुगेटिव इंटीजर समझ लीजिए, 1 2 2 3, इसके बीच से 2 से लेकर 3 तक, अपर इंक्लूड नहीं करना हमें 3, 2 से 3, यानी कि अगर हमारे पास वैल्यू हो, अब हमारे फर्क करें 1.1 1.2 1.3 1.999, इन सभी के आउटपुट जो है इसका इंटीजर पार्ट होगा 1। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 है, 1.1 जो डेसिमल पार्ट है वो नहीं इंक्लूड होना है, ठीक है। तो आउटपुट इसकी 1 ही आएगी। अगर जैसे ही इसमें 2 को टच किया, 2 पे भी 2 है, 2.99 तक कोई भी वैल्यू ले तो 2 ही रहेगी,
यानी कि कोई इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर से नेक्स्ट इंटीजर आने तक, नेक्स्ट इंटीजर को टच करने तक उसकी आउटपुट वो पहले वाला इंटीजर ही रहेगी। एक चीज हम देखें तो इसका वैल्यू आउटपुट इंटीजर ही आ रही है। हमने कहा कि c बिलोंग्स टू z, थोड़ा देर लिख लेते हैं, c बिलोंग्स टू z। c कोई भी इंटीजर ले, c इंटीजर है या उससे पहले वाला इंटीजर है, पहले वाला के आगे लिखा है मैंने फर्स्ट के सामने इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो इसके बीच में x है तो आउटपुट हमेशा फिक्स है, c माइनस 1, इसकी लोअर वैल्यू ही रहेगी। c से c प्लस 1, c की वैल्यू 5 है, 5 से 6 के बीच में 5। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ से बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। और जैसे कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास है 0 1 2 3 -1 -2 -3। ग्राफ पेपर में आपको ज़्यादा अच्छे से बनेगा, ये आप थोड़ा सा एक बार जस्ट समझने के लिए -1 -2 1 2, ये आपका अभी नेक्स्ट क्लास में काम आने वाली चीज़ है बेटा, क्योंकि बार बार यूज होता है। कई जगह पे काउंटर एग्जांपल देना हो तब भी, आगे हम लिमिट्स डेरिवेटिव पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, वहां भी इसका बहुत रोल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ध्यान से समझना है। अगर हम बात कर रहे हैं 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 में, अगर ये 0 से 1 में बात करें तो आउटपुट क्या आएगी 0। 1 इंक्लूड नहीं है, 1 की तरफ हम ओपन लगा देते हैं, ऐसे ओपन है, यहाँ पे ये वैल्यू डार्क कर देते हैं, 0 से लेकर 1 तक ऐसे। अब जैसे ही 1 को टच किया आउटपुट तो 1 देगा, 1 पे क्या देगा 1 पॉइंट यहाँ से लेकर 2 तक, 2 की तरफ हम ओपन करना पड़ेगा, यहाँ ओपन, यहाँ पे ये फिक्स ये वैल्यू देता रहेगा, यानी कि 0 से लेकर 1 तक 0, 1 से 2 में 1 रहेगी। 2 नहीं है, 2 पे टच करते ही ये वैल्यू 2 देगा, 2 तक है, 2 पे जैसे ही वैल्यू आई 2 इसने शुरू कर दिया, 2 से जैसे एक्स्ट्रा चलते रहेंगे 3 तक, अप टू 3 को इंक्लूड नहीं करना, 3 एक्सक्लूडेड है, यानी कि इधर क्लोज इधर ओपन, इधर क्लोज इधर ओपन। 1 इंक्लूड है, 2 नहीं है, 2 इंक्लूड है, 3 नहीं है। और इसी तरह -1 से 0 तक -1 ये इंक्लूड है, और यहाँ पर ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। -2 से -1 ये पार्ट इंक्लूड होगा, ये एक्सक्लूड। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ये उसका ग्राफ है, ये एग्जाम में बहुत बार आता रहा है। इसमें ध्यान देने की चीज क्या ही है, कोई भी दो इंटीजर लेते हैं उसके बीच से लोग 0 से 1 कहेंगे तो 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2, 3 से 4 में 3, इस तरीके से आउटपुट देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसकी डोमेन रेंज और कोड डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट है रोल। अगर इसकी डोमेन ऑफ f क्या है, रेंज ऑफ f, कोड डोमेन f। डोमेन तो है जो इनपुट आ सकते हैं, इनपुट का मतलब इस रियल लाइन में हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, इस पे सारी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू कहीं मिलेंगे, आउटपुट कुछ ना कुछ आ जाएगी। सिर्फ यही हमें चेक करना है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 100 है, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं, आउटपुट क्या आएगी 99 से 100 के बीच आउटपुट क्या आएगी 99, क्योंकि दो, अभी हम यही कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दो इंटीजर के बीच में कोई भी इनपुट लोगे उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। अब 99 और 100 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो 99 पॉइंट समथिंग होगा, 99 पॉइंट समथिंग होगा, तो समथिंग डेसिमल पार्ट है उसको नहीं लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है उसमें 99, तो 99 आ जाएगा, 99 भी लेंगे तब भी 99 से 100 तक कोई भी लेंगे 99 ही रहेगा, 100 को टच करते ही 100 आएगा। तो वही चीज है, तो डोमेन तो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई इनपुट ले सकता है, ऐसा कोई है नहीं कि जिस इनपुट के लेने से हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो, कोई फंक्शन हमारा वर्क ना कर रहा हो, सभी के लिए डिफाइन है। आर हो गया डोमेन। फर्स्ट रेंज क्या है, हमें पता है रेंज क्या आ रही है, रेंज मतलब ये वाली पिछला लाइन वैल्यू 0 आ रही है, फिर 1 2 3 ऐसे है, इधर -1 -2, तो रेंज है ये एक तरीके से, या तो ऐसे लिख दें इसको -3 -2 -1 0 1 2 3 10 और इस सेट का एक नाम भी है इंटीजर्स का सेट z। तो इंपॉर्टेंट क्या इसकी रेंज क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि z। कोड डोमेन आर ही रहेगी इसकी, कोड डोमेन रियल नंबर का सेट ही रहेगी, क्योंकि ये जो z है किसका सबसेट है, रियल का ही।
रियल टू रियल डिफाइन। तीसरा एक छोटा सा और बच गया, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। तीसरा फंक्शन जैसे बात की यूनिट स्टेप या सिग्नम फंक्शन है हमारे पास, यूनिट स्टेप या फिर सिग्नम। ये कैसा फंक्शन है, ये f फ्रॉम r टू r है और f ऑफ x की वैल्यू 1, x ग्रेटर देन 0, x 0 पर 0 है और x लेस देन 0 पर माइनस है। इसका छोटा सी ग्राफ है, x की वैल्यू 0 है तो 0 है, 0 पर 0, 0 से पॉजिटिव, 0 से ऊपर कोई वैल्यू लेंगे, मान लेते हैं यहाँ से कोई भी लेंगे तो यहाँ 1 है तो 1 दे रहा हो, तो फिक्स दे रहा है, फिक्स 1 दे रहा। अगर यहाँ -1 है तो इसको 0 का तो 0 है इसलिए ये इंक्लूड नहीं है, इसलिए वो होल पढ़ा रहे हैं। और इधर नेगेटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव के लिए 1, नेगेटिव के लिए -1, 0 पर 0। इसकी डोमेन, रेंज और डोमेन, डोमेन रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए वैल्यू है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 0। रेंज क्या है, आउटपुट क्या आ रही है, या तो -1 या 0 या 1। तो रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट है, -1, 0 और 1। कोड में किसका सबसेट है, जो आउटपुट से ये रियल नंबर, ये वाला सेट जो है वो कोड में रहेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डोमेन रेंज पूछते, कोड में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसी तीनों चीज हर क्वेश्चन की हमने डिस्कस की है। तो आपका रोल क्या है, अब सभी को आपको ड्रा करके देखना है। तो क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और या तो प्रॉब्लम समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिए एक बार, फिर भी प्रॉब्लम रहेगी तो आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।